नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा है जरूरी, और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं से और खास मेहमानों के साथ। आज खास तौर पर हम बात करने वाले हैं कि नेताजी की 126वीं जयंती के मौके पर किस तरह से परमवीर चक्र विजेताओं का प्रधानमंत्री ने बेहद खास सम्मान किया है। इस पर करेंगे बात। साथ ही आज की जो खास चर्चा होने वाली है वो ये कि बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। महागठबंधन में जिस तरह से धेंगा मुश्ती चल रही है, नेताओं की बयानबाजी चल रही है, दोनों महागठबंधन के दोनों पार्टनर वोट बैंक बढ़ाने में मस्त हैं और जनता त्रस्त है, खासतौर पर जहरीली शराब से। साथ ही हम बात करेंगे क्या कहीं ऐसा हो सकता है कि 10 करोड़ की योजना और 30 करोड़ का प्रचार। जी हां, पंजाब भी दिल्ली के रास्ते पर है। मोहल्ला क्लिनिक है 10 करोड़ का, प्रचार 30 करोड़ का। करेंगे बात। और साथ ही यह भी बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ जहां चावल बड़ा मुद्दा रहा है, तो क्या जो चाउर वाले बाबा पहले रमन सिंह जाने जाते थे, उनसे उस छवि को भूपेश बघेल हासिल करना चाह रहे हैं। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का किया नामकरण। पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाली नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी किया अनावरण। पीएम ने कहा, नेताजी का स्मारक पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्थल बनेगा। कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी आईएनएस वागीर भारतीय नौसेना में शामिल। सबसे कम समय में तैयार पनडुब्बी वागीर कई उन्नत सुविधाओं से है लैस। गुजरात के गांधीनगर में बिजनेस 20 की बैठक का आज औपचारिक उद्घाटन। G20 देशों के 150 से भी ज्यादा प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। बैठक में नीतिगत सिफारिशें की जाएंगी तैयार। बिहार के सिवान में कथित जहरीली शराब पीने की वजह से मारे जाने वालों की संख्या बढ़कर 4। आधा दर्जन से भी अधिक लोगों के बीमार होने की भी खबर। पुलिस पर मामला दबाने का आरोप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार करेंगी प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जनवरी को इन पुरस्कार विजेताओं से करेंगे बातचीत। और आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अब बिजली ने दिया झटका। राजधानी इस्लामाबाद सहित अधिकांश इलाकों में बिजली व्यवस्था चरमराई। क्वेटा और गुड्डू के बीच हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइनों में खराबी के चलते पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में आई खराबी। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। और आज सबसे पहली चर्चा जो हम करने वाले हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो 126वीं जयंती है, उस पर परमवीर चक्र विजेताओं को जो पीएम ने खास सम्मान दिया है। जी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर परमवीर चक्र विजेताओं को बड़ा सम्मान, और ये कौन सा बड़ा सम्मान है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 अनाम द्वीपों का नामकरण किया है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअली इस कार्यक्रम में शिरकत की और इन द्वीपों को राष्ट्र को समर्पित किया। परमवीर चक्र विजेताओं का सम्मान एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में भी एक बड़ा कदम, ये पीएम ने अपने संबोधन में ये बात कही है। अमृत काल में इन द्वीपों का नामकरण मां भारती की सेवा में समर्पित वीर जवानों के नाम पीएम मोदी ने खास तौर पर उल्लेख किया। पीएम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर एक राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण किया। यह स्मारक रॉस द्वीप पर बनेगा। यह वही द्वीप है जिसका नामकरण 2018 में पीएम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ही रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नेताजी का यह स्मारक
पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्थल बनेगा। स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के अमूल्य योगदान को विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए इस स्मारक की परिकल्पना की गई है। मौजूदा सरकार नेताजी के योगदान को न सिर्फ याद कर रही है, बल्कि बीते 8 साल से गुलामी की मानसिकता को मिटा भी रही है, ये पीएम ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा सरकार राष्ट्र के नायकों को गौरव के साथ अपना रही है। इससे पहले राजधानी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा का पीएम मोदी अनावरण कर चुके हैं। तो लगातार नेताजी को और उनके साथ ही कई जो हमारे बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको सम्मान देने का काम लगातार चल रहा है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार नेताजी के योगदान को न सिर्फ याद कर रही है, बल्कि बीते 8 साल में मौजूदा सरकार गुलामी की मानसिकता को मिटा भी रही है और राष्ट्र के नायकों को गौरव के साथ अपना रही है। सुनिए प्रधानमंत्री की बात। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता संग्राम की उन स्मृतियों की जगह अंडमान की पहचान को गुलामी की निशानियों से जोड़कर रखा गया था। हमारे आइलैंड्स के नामों तक में गुलामी की छाप थी, पहचान थी। मेरा सौभाग्य है कि 4-5 साल पहले जब मैं पोर्ट ब्लेयर गया था तो वहां मुझे 3 मुख्य आइलैंड्स को भारतीय नाम देने का अवसर मिला था। आज 21वीं सदी का ये समय देख रहा है कि कैसे जिन नेताजी सुभाष को आजादी के बाद भुला देने का प्रयास हुआ, आज देश उन्हीं नेताजी को पल पल याद कर रहा है। अंडमान में जिस जगह नेताजी ने सबसे पहले तिरंगा फहराया था, वहां आज गगनचुंबी तिरंगा आजाद हिंद फौज के पराक्रम का गुणगान कर रहा है। और हमारे संवाददाता धीरज कुमार, जिन्होंने इस खबर पर नजर रखी है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमसे जुड़ेंगे आगे चलकर गिरीश निशाना भी। लेकिन पहले धीरज से जुड़ते हैं। धीरज, प्रधानमंत्री कई बार अक्सर अपने संबोधनों में ये बात कहते रहते हैं कि ऐसे बहुत सारे काम लगता है उन्हीं के लिए छोड़ दिए गए हैं। आज भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, यहां चाहे राजधानी नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर उनकी विशाल प्रतिमा हो या फिर यहां से दिल्ली से लेकर अंडमान तक नेताजी को जिस तरह से गौरव के साथ सरकार अपना रही है, आज उस मामले में एक और बड़ा दिन। धीरज, बिल्कुल आपने सही कहा। अपने करिश्माई नेतृत्व से नेताजी ने जिस तरीके से अंग्रेजों का मुकाबला किया, जिस तरीके से अंग्रेजों को धूल चटाया, वो दिन सबको याद है। और आज जबकि उनका जन्म जयंती है और पूरा देश उनके जन्म जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो एक बार फिर प्रधानमंत्री ने उनके किए हुए कार्यों को याद किया, लोगों को कर्तव्य उनके जो किए गए कार्य का जो बोध है उनको बोध कराया कि नेताजी का जो महत्व है हमारे आज़ादी के महोत्सव में कितना महत्वपूर्ण रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो 21 द्वीपों का नाम बदलकर उन्होंने जो हमारे देश के जो अमर सेनानी है, जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए, इस देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने हमारी हिफाजत की और जिसकी वजह से आज हम उन्मुक्त होकर सांस ले रहे हैं, तो उन द्वीपों का नाम बदलकर पराक्रम उन पराक्रमियों के नाम पे करने का एक फैसला लिया है। और जहां तक आपने सुभाष चंद्र बोस की बात कही, नेताजी की आपने बात कही कि नेताजी ने कैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे जाके और जो उन्होंने जो तिरंगा फहराया था, उस तिरंगे का शान आज भी कायम रहे, उसकी जो
वो तिरंगा आज भी हमारे नजर में बना रहे, हमारे लिए एक महत्व की चीज बना रहे। उन्होंने उन तिरंगे को याद किया, उनके पराक्रम को भी याद किया। और दूसरी तरीके से पूरे देश में नेताजी को याद किया जा रहा है। आज भी हमने एक दूसरी खबर को देखा जहां ये बताया गया है कि पराक्रम दिवस के मौके पर देश के केंद्रीय विद्यालयों में नेताजी को याद किया जा रहा है, उनके पराक्रम को समझाया जा रहा है। लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ गिरीश निशाना हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गिरीश, ये बताइए कि हम देखते हैं कि प्राय जो मौजूदा सरकार है वो शहीदों को सम्मान देने के मामले में हमेशा आगे रहती है, और आज उसी सिलसिले में जिस तरह से कि परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर वहां के द्वीपों का नाम रखा गया है, ऐसे में क्या कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है इन परमवीर चक्र विजेताओं के परिवारों की तरफ से? देखिए लालचंद, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जिस तरह से आज अपने आप में ऐतिहासिक दिन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए, ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है, जिनके अंदर कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव भी मौजूद रहे, बाणा सिंह भी रहे। इसके अलावा इसी तरह से मेजर होशियार सिंह भी का नाम भी उसमें शामिल रहा। तो मैंने कार्यक्रम समाप्त होने पर तमाम जो भी ये परमवीर चक्र विजेता हैं और जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनसे खास बातचीत की। सबसे पहले जब योगेंद्र जी से मैंने बातचीत की, योगेंद्र यादव जो है इस समय कैप्टन है, और उस समय जब इनके पर जिनके लिए इनको परमवीर चक्र दिया गया था तो उस समय ग्रेनेडियर हुआ करते थे। तो योगेंद्र यादव जी का यही कहना था कि इस तरह से कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कदम उठाया है वो आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। इसी तरह मेजर होशियार सिंह की धर्मपत्नी और उनके बेटे कर्नल दहिया से मेरी बातचीत हुई, तो उनका यही कहना था कि ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है, शहीदों का सम्मान है। अब्दुल हामिद के पोते से मेरी बात हुई जमील अहमद से, तो उनका भी यही कहना था कि इस तरह से परमवीर चक्र विजेताओं को कहीं ना कहीं जो याद किया गया है, इस सरकार के अंदर याद किया गया है, अपने आप में बड़ी बात है, सम्मान की बात है उन तमाम शहीदों के लिए जो कहीं ना कहीं भूल दिए जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला किया है और आज 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। धीरज, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं नेताजी को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान आजादी के तुरंत बाद उनको मिला नहीं, और अब अमृतकाल, जब देश आजादी के 75 साल का अमृतकाल बना रहा है, तब जाकर अब ये सब चीजें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो पहले की सरकारों का रवैया रहा उस पर एक बड़ा सवाल, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। धीरज, बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे देश के कई ऐसे नायक हैं जो गुमनाम नायक, जिनको हम कह सकते हैं गुमनाम नायक हैं, जिन्हें की इतिहास में जगह नहीं दी गई, और अगर दी भी गई तो इतने छोटे शब्दों में उनके बारे में जगह दी गई कि हम उनको जान ही नहीं पाए। और उन्होंने भले ही हमारी हिफाजत के लिए, हमारी अमानत के लिए उन्होंने अपने को बलिदान कर दिया, अपने को न्यौछावर कर दिया, लेकिन हम उन्हें याद भी नहीं कर पाए। और मैं इस मौके पर एक बहुत खूबसूरत लाइन जो मुझे रामधारी सिंह दिनकर की याद आ रही है कि जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन के मोल, कलम आज उसकी जय बोल। हम उनको याद भी नहीं कर पाए। उनके लिए हमारे इतिहास के पन्ने इतने कम पर गए, इतने छोटे पर गए कि हम उन्हें उसमें उचित स्थान नहीं दे पाए। लेकिन संतोष की बात है कि आज जो है कलम जय बोल रहा है। जो आपने दिनकर जी की कविता सुनाई, दोहा जो सुनाया, तो आज कम से कम संतोष हम कर सकते हैं कि आज कलम जय बोल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए धीरज, आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए, और गिरीश आपका भी इस खबर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम रुख करते हैं आज की खास चर्चा का, और आज की खास चर्चा बिहार की राजनीति में जो अंदरूनी उठापटक चल रही है उसी से जुड़ी हुई है। तो बिहार की राजनीति में महागठबंधन में फिर से छिड़ गया है अंदरूनी संघर्ष। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अंदरूनी संघर्ष की बात हम क्यों कर रहे हैं, हम आपको आगे चलकर बताने वाले हैं। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार यात्रा पर हैं, समाधान यात्रा पर, लेकिन दूसरी तरफ नेताओं के द्वारा लगातार बयानबाजी जारी है। ये सिलसिला लगातार चल रहा है,
और ये ताजा बयान जो आया है वो तो उन्हीं की पार्टी जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का आया है। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ जाने की बात पर कहा कि मेरी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है उनका तो बीजेपी से उतना ही बड़ा संपर्क है। बस विवाद पैदा हो गया और ऐसे बयान देने के बावजूद जेडीयू को मजबूत बनाने का दावा भी कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। और उधर समाधान यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर उन्होंने भी एक बड़ा बयान दे दिया और वो ये बयान है, उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा तो दो तीन बार पार्टी छोड़कर गए हैं, किसी को भी कहीं आने जाने का अधिकार है। यह बयान खुद सीएम का है, नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के नेताओं की स्थिति पर अनभिज्ञता जाहिर करते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन सवाल तो यह भी है कि खुद नीतीश कुमार कब पाला बदल लेंगे ये तो कोई नहीं जानता, कई बार बदल भी चुके हैं। मिशन 2024 को लेकर नीतीश की समाधान यात्रा है तो आरजेडी की तरफ से जातीय गोलबंदी के प्रयास तेज हो गए, यानी दोनों अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी के बाद आरजेडी के एक मंत्री ने गरीबों के लिए 10% आरक्षण का विरोध कर दिया। आरजेडी नेता और नीतीश सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने बयान दे दिया कि सवर्ण समाज के लोग तो अंग्रेजों की दलाली करते थे। उधर बीजेपी नेता सुशील मोदी का आरोप है कि नीतीश कुमार आरजेडी नेताओं के सामने बेबस हो गए हैं और मंत्री और नेता लगातार उन्माद फैला रहे हैं। नीतीश कुमार ने 2025 में तेजस्वी को नेतृत्व सौंपने की बात कहकर महागठबंधन में सियासी संग्राम छेड़ दिया है। आरजेडी जहां अपने MY समीकरण को मजबूत करने में लगी है तो वहीं जेडीयू नेता की अपनी विवशता है, खुद सीएम की भी। और इस बीच बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आया है, लेकिन सरकार को फुर्सत कहां, क्योंकि सियासत में उलझी सरकार जनता से जुड़े मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वोट बैंक बढ़ाने में व्यस्त है। तो आइए अब सुनते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के कौन से बयान से ये खलबली मची है और फिर नीतीश कुमार ने इस बयान पर क्या बोला है। वो तो बाहर छोड़ के 2-3 बार गए फिर आए अपने सर गया। उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है, वैसे तो सबको अपना अपना अधिकार है। देखिए हमको जानकारी नहीं है कि उनका कुछ अभी हाल ही में मिले हैं तब पक्षी में बोल रहे थे। हमारी पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी के नेताओं से संपर्क में, क्योंकि इतने दिनों का साथ रहा है, गठबंधन में सब लोगों ने साथ काम किया है, तो संपर्क में तो हैं ही लोग। तो ये आपने प्रतिक्रिया सुनी कि क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने और उपेंद्र कुशवाहा जी ने। हमारे साथ खास मेहमान और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़ चुके हैं और दोनों खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ धनंजय गिरी जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और अनुप्रिया हैं जो जेडीयू की प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी, अनुप्रिया जी आपका भी। और मैं पहले शुरुआत कर लेता हूं विनोद जी से। विनोद जी, ये क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा उन्होंने अपने बयान में शायद बहुत कुछ कह दिया है और उसके बाद नीतीश कुमार का जो बयान आया उपेंद्र कुशवाहा को लेकर उन्होंने भी बहुत कुछ कह दी है और इससे बहुत कुछ बिहार की राजनीति से निकलने लगा है। आप क्या क्या निकाल पा रहे हैं? लाल जी, जैसा कि आप अपने जो रिपोर्ट पढ़ रहे थे तभी आपने कहा है कि बिहार में चल क्या रहा है। तो ये बिहार में चल ये रहा है कि महागठबंधन की सरकार जब बनी थी तो उस बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव रहा है, इसी ऑब्जेक्टिव के सवाल पर अब सारे पार्टी में कम से कम महागठबंधन में ही तू मैं शुरू है। अब सवाल ये है कि नीतीश जी जब ये कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कब हमारे पार्टी में है और कब छोड़ जाते हैं ये उनको भी नहीं पता होता है या वो ये बात जब कहते हैं कि भाई कोई भी लोग कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं ये उसकी उनका अपना व्यक्तिगत अधिकार है और उनकी आज़ादी है। तो सवाल ये है कि बिहार में लोग इस बात को तो पूछ रहे हैं कि ये सिलसिला तो नीतीश जी ने ही शुरू किया है, कब कहाँ है, कब क्या पोजीशन लेंगे ये किसी को भी पता नहीं होता है। तो ये एक तो सियासत का एक दूसरा पहलू है, लेकिन सबसे सियासत में जो अहम सवाल ये है कि इस चर्चा को छेड़ने के पीछे जो सबसे बड़ा जो मजबूर आप ये देखिए आज का, तो वो सबसे पहले नीतीश जी का वो स्टेटमेंट रहा है। जब नीतीश जी ने अपनी एक पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम 2025 तक तेजस्वी को
तेजस्वी के नेतृत्व सौंप के और हम उसके बाद हम दूसरी कामों में लगेंगे। या वो इशारा कर रहे थे कि हम एक राष्ट्रीय राजनीति में 2024 के मिशन 2024 में जाएंगे तो ये हम गद्दी जो है तेजस्वी के नाम कर देंगे, अगला नेतृत्व तेजस्वी ही होंगे। वो एक तरह से बिहार की राजनीति में एक भूचाल ला दिया था। अब भूचाल ये इस तरह से है कि जब जेडीयू ने इस बात को कहा कि नीतीश कुमार का आत्मघाती कदम होगा तो पहले दिन से ये लगने लगा था कि जेडीयू के जो नेता हैं वो अभी किसी भी रूप से तेजस्वी को कम से कम नेतृत्व मानने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि जब मिशन 2024 की बात आती है और नीतीश कुमार जब एक तरह से गठबंधन के लिए, अब जो उसको आप थर्ड फ्रंट कह लें, फोर्थ फ्रंट कह लें या कांग्रेस के साथ का गठबंधन कर लें, उसमें पहले तो वो अपने नेतृत्व के लिए सवाल उठा करते हैं कि हम कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन उनके पार्टी के जो लोग जब बार बार कहते हैं कि वो पीए मटेरियल हैं, तो इसके पीछे उनका मंशा ये होता है कि वो पार्टी में अभी जो इलेक्टेड हैं उनके एमपी, उनको एक रखना चाहते हैं। उनको चाहते हैं कि वो कम से कम तब तक एक रहें कि अगर नीतीश कुमार हमारा लीडर हैं तो वो सारे लोग एक जगह पे एकजुट हैं। लेकिन जैसे ही पता चलेगा कि ये गठबंधन का जो शेप अलग होने वाला है तो हो सकता है कि बिहार के विधानसभा में और जो जेडीयू के यहाँ एमपीज हैं उसमें से कई लोग पाले बदल लें, जिसकी शुरुआत आप अभी उपेंद्र कुशवाहा के बाद से आप देख रहा था, जो अभी का कल परसों का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। लौटता हूं आपके पास और मैं अनुप्रिया जी से पूछूंगा कि भाई क्या चल रहा है जेडीयू के अंदर, लेकिन उससे पहले जरा धनंजय गिरी जी से पूछते हैं। धनंजय जी, ये बताइए कौन कौन आपके संपर्क में है? उपेंद्र कुशवाहा ने कहा जो जितना बड़ा जेडीयू का नेता है सब बीजेपी के संपर्क में है। ये वही उपेंद्र कुशवाहा हैं धनंजय गिरी जी जिनको आपने नीतीश कुमार के साथ संबंध बनाए रखने के लिए 2019 के चुनाव से पहले छोड़ दिया था। जब दोनों में से किसी एक को चुनना था तो बीजेपी ने नीतीश कुमार को चुना। ये बात अलग है, नीतीश कुमार बाद में आपको दगा दे गए। लेकिन बताइए आप कौन कौन है आपके संपर्क में धनंजय जी? लालचंद जी, सबसे पहले पराक्रम दिवस की बधाई आपको, सुभाष चंद्र बोस की आपको भी बहुत बहुत बधाई जी। आज हम एक पराक्रम की बात कर रहे हैं जी, और बिहार पराक्रमियों की भूमि रही है, पराक्रमियों की धरती रही है। बिहार की राजनीति का वर्तमान में सच उठाकर देखिए तो सुशासन बाबू की सियासत जो है पूरा सातल में जा चुकी है। आप जदयू की अगर बात करें तो जदयू के जितने भी नेता, जो विधायक हो, सांसद हो या जो कोई भी हो, वो जीते किसके खिलाफ थे? वो आरजेडी के खिलाफ जीते थे। तो अब वो अपने भविष्य को लेकर आशंकित है। प्लस जदयू अगर आप राजनीतिक पार्टी के तौर पे देखें तो नीतीश कुमार के अतिरिक्त जदयू का क्या भविष्य है क्या जदयू? नीतीश कुमार से शुरू, नीतीश कुमार पर खत्म। आप नीतीश कुमार जो निर्णय लेंगे वही होगा। ये फैक्ट ऑफ द पार्टीज है, फैक्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज है। जैसे आरजेडी का मतलब लालू परिवार होता है, उसी तरह से जदयू में नीतीश कुमार के बाद क्या? जैसे नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 3 बार उपेंद्र कुशवाहा जी आ चुके हैं तो 4 बार तो खुद भी उल्टी पलटी कर चुके हैं। जो आरजेडी ने उनको एक नाम दिया हुआ है पलटू चाचा। तो इस सवाल, सबसे बड़ा सवाल है कि सारे सवालों में बिहार कहां है? नीतीश कुमार जी की इस पूरी लड़ाई में पूरी जद्दोजहद थी कि एक जंगल राज के खिलाफ हम लड़ाई करेंगे, एक हम सुशासन व्यवस्था देंगे, एक सुशासन व्यवस्था देंगे जिसमें भय का माहौल नहीं रहेगा। लेकिन उस भय के आगोश में आप खुद ही चले गए, क्या करके पूरे जीवन की तपस्या को खत्म कर दिया उन्होंने। पूरे जीवन का यूएसपी क्या था? जंगल राज के खिलाफ लड़ाई। उनके जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो तमाम लोग हैं। दूसरी बात यह है कि बड़े बड़े वादे किए गए। आरजेडी के नेता ने कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे, नीतीश ने कहा कि नहीं 20 लाख हम दे देंगे। तो ये सारी कवायदे जो हो रही है, रोज बिहार में आप नया नाटक देख रहे हैं। जो विद्यार्थी पिट रहे हैं, जो परीक्षा का प्रश्न लीक हो रहा है, जो तमाम तरह के रोज शराब से मौतें हो रही हैं, और नीतीश जी जो है समाधान यात्रा पर निकले हुए। और आप लालचंद जी बताइए कैसा मुख्यमंत्री है कि आप लगातार पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ ये हो गया, हमको तो पता नहीं है। तो क्या प्रशासन ने नीतीश जी को बताना बंद कर दिया है कि रिपोर्टिंग का अधिकारी कोई और हो गया है? नहीं, कई बार हो सकता है पता होने के बावजूद सुविधाजनक लगता है ये कहना कि हमें पता नहीं है। लौटता हूं आपके पास, अनुप्रिया जी के पास चलते हैं। अनुप्रिया जी, पहला सवाल तो यही कि उपेंद्र कुशवाहा कर क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई वो भी संपर्क में है और जो जितने बड़े हैं वो बीजेपी के संपर्क में है। क्या चल रहा है जेडीयू में, अनुप्रिया जी? लालचंद जी, मुझे लगता है कि कुछ भी वैसी नहीं चर्चा चल रही है जैसा कि प्रतीत किया जा रहा है और दर्शाया जा रहा है। वो अपने स्वास्थ्य के को लेकर के वो दिल्ली में थे और बीजेपी के कई नेता मिले, उस आधार वहीं से चल रहा था कि भाई कुछ होने वाला है। बट बिहार की राजनीति में ऐसी कोई भी उथल पुथल नहीं होने वाली है। और बिहार के राजनीतिक में बिहार के जो जितने भी तमाम नेता महागठबंधन में हैं, उन्होंने एक सपना लिया है कि भारत को भाजपा मुक्त भारत करेंगे। क्योंकि देश में जिस तरह से लोकतंत्र खतरे में है, जहां पे आप देखिए कि
आप महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जहां पे युवाओं के पास में रोजगार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे है, और रहा कि इन सभी मुद्दों को लेकर के जहां बिहार आने वाले समय में 2024 में नेतृत्व करेगी, दिशा देगी पूरे प्रिया जी, ये काम आप किनके साथ मिलकर करेंगे? जिनके साथ मिलकर करेंगे उनके नेताओं का बयान लगातार आ रहा है। मैं कुछ बयान सुना देता हूं। रामचरितमानस वाले पर तो नीतीश जी खुद भी बोल चुके हैं। उसके बाद गरीबों को 10% आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वो। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सवर्ण थे ये तो अंग्रेजों की दलाली करते थे। ये आपके सहयोगी का कहना है, उनके साथ मिलकर ये सब काम करेंगे आप, क्या अनुप्रिया जी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी समाधान यात्रा पे भी हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो देश की यात्रा पे भी निकलेंगे। जो भी पार्टी देश में जितनी भी विपक्षी पार्टी है, जिनके लिए बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है, जहां पे देश में आपको बोलने की आजादी नहीं है, जहां संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल आप लोगों को डराने में कर रहे हैं, आप रोजगार की बात कभी नहीं करते हैं, सिर्फ मन की बात करते हैं, जहां पे बिहार के मुख्यमंत्री जनता से मिलने के लिए, क्योंकि आप अपने रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि यहाँ बिहार में कोई घटना हो जा रही है और मुख्यमंत्री जी ने कहा, आप देखिए वोट की राजनीति हमारे यहाँ चलती नहीं है लालचंद जी। हम जनता के बीच में इसलिए है कि हमने क्या इम्प्लीमेंट किया है और उसको जनता कितना सुविधा उसको ले पा रही है और कहाँ त्रुटि रह गई है, उसके लिए है। जिस सरकार में, जहां केंद्र में सरकार वैसी है जहां मन की बात सिर्फ होती है, अच्छा चलिए ठीक है, करना नहीं होती है। एक सवाल तो ये भी है कि लगातार जहरीली शराब से मौत हो रही है, लेकिन आप लोग अपने विवाद में उलझे हुए हैं, ये भी बात है। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन जरा धनंजय जी के पास भी आऊं, विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, मैं खास तौर पर यह समझना चाह रहा हूं कि वो वाला बयान देकर के क्या सीएम फंस गए हैं क्या, कि 2025 में मैं तेजस्वी को नेतृत्व सौंप दूंगा, और आरजेडी है कि वो इंतजार करने को तैयार ही नहीं है 2025 तक के लिए, और वो वाला बयान कहीं नीतीश जी के गले की हड्डी तो नहीं बन गई? विनोद जी। लालचंद जी, मैं जो अभी हमारे जो जेडीयू प्रवक्ता बता रही थी, मैं मैडम को ही एक सवाल के सामने में रखूंगा, जो सवाल अभी आपने उनसे पूछा था, कि जिस सवाल को लेके अगर सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार, क्या नीतीश कुमार इतने विवश हैं जो इस तरह की बयानबाजी हो रही है? अब आप सोचिए कि एक कैबिनेट मिनिस्टर है आलोक मेहता, भूमि सुधार के वो मंत्री हैं, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है, और नीतीश के कैबिनेट के मंत्री हैं जी, नीतीश के कैबिनेट के ही शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं, और वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं और मीडिया में चीजें आके उस पर जो समाज में रिएक्शन हो रहा है, उसके बाद भी नीतीश कुमार चुपचाप उस चीज को ये कह देते हैं, अपनी निभगता जाहिर करते हैं। तो सुशील मोदी का ये कहना कि वो विवश हैं, तो बिल्कुल ये बात सही लगती है। जैसा कि उन्होंने, अगर आलोक मेहता ये बात कह रहे हैं कि 10% आरक्षण कर लेने वाले जो गरीब लोग हैं, उनका जो क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, वो आजादी के में तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। का मतलब ये है कि क्या वो मंत्री जानबूझ के इस तरह के एक समीकरण जो उनका है, जाहिर सी बात, उस समीकरण को आगे बढ़ाते हुए वो बाबू कुंवर सिंह जैसे बलिदानी को भी वो एक तरह से नजरअंदाज करते हैं, जो बिहार जिन शहीदों के लिए गौरव हिसाब से देखा जाए तब तो बाबू जिन लोगों के लिए गौरव करता है, तो उनको आप दलाली के रूप में सामने में रखते हैं, और उस पर जो चीफ मिनिस्टर है वो चुप है। आप अब देखिए, जब आरजेडी के नेता ने, आरजेडी के मिनिस्टर चंद्रशेखर ने जिस तरह का भद्दा बयान दिया था, और वो एक तरह से इस बयान को आगे बढ़ाते हुए अभी भी दिख रहे हैं और अपनी बात पे कायम होने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप जानबूझ के आपने एक पोजीशनिंग ले रहे हैं, और उस पोजीशन को लेके कम से कम जो आला कमान उनके हैं, चाहे वो लालू जी हो या नीतीश जी हो, उनकी एक सहमति है जो वो गठजोड़ को कायम करने के लिए या जातीय ध्रुवीकरण को बनाए रखने के लिए वो सारी बातें यहाँ हो रही है। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो अपने तरफ से ऐसे ही उलझुल बातें कर रहे हैं, उनके पीछे एक राजनीतिक मंशा है, और ये राजनीतिक मंशा जो है वही इन चीजों को बार बार मंत्रियों के बयान से आप सामने में दिख सकते हैं। ठीक है, लौटता हूँ आपके पास। धनंजय जी, ये बताइए कि आप सबसे पहली बात तो जो जवाब देना चाहते थे वो जवाब दे दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि किन के लिए दरवाजे खुले हुए हैं आपके, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके संपर्क में बताए जा रहे हैं। लालचंद जी, हमारी बहन कह रही थी कि सावधान यात्रा पे निकले हैं मुख्यमंत्री जी, और जनता के दुख दर्द किसी जनता से मिल ही नहीं रहे। इस व्यवधान यात्रा का मतलब ये सिर्फ वो जीविका बहन से मिलेंगे और कुछ नहीं, किसी से नहीं मिलेंगे, किसी व्यक्ति से नहीं मिल रहे हैं, बिहार के कोई आम आवाम से मिल नहीं रहे हैं। दूसरी बात,
बिहार में पूर्व मंत्री सुधाकर का सुशासन कुमार पर जो सधा हुआ वार है वही आरजेडी का फाइनल तैयार है। आरजेडी को कहना है कि भाई कुर्सी छोड़ो, साफ शब्दों में है कि कुर्सी खाली करो, और ये क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज है आरजेडी का। उसको वो टाल रहे हैं। नीतीश कुमार जी कुर्सी का फेविकॉल का जोड़ सरमाजा, नीतीश कुमार वो उस जीवट के प्राणी है। नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने वाले हैं नहीं, और आरजेडी को तत्काल कुर्सी चाहिए। नीतीश जी उसके लिए 3 साल का एक्सटेंशन मांग रहे हैं। आरजेडी तमाम तरह की कवायद करके, तमाम तरह के निजी हमले करके नीतीश कुमार को उस स्थिति में लाके खड़ा कर देगी कि कहीं के नहीं रहेंगे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार का जिस तरह से शिखंडी और तमाम गिरी हुई बातें कहेंगे, उससे हमें भी पीड़ा है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद थोड़े कुछ बने हैं। भाजपा के एक एक कार्यकर्ता ने खून पसीने की मेहनत करके नीतीश कुमार को गढ़ा है। नीतीश कुमार जहां खड़ा है वो भाजपा की मेहनत से खड़े हैं। दूसरी बात आप उठा करके देख लीजिए बिहार की। बिहार जो रसातल में एवरी डे वह हर प्रतिदिन जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने त्याग, तर्पण, अर्पण, समर्पण के साथ नीतीश कुमार को खड़ा करने में और जंगल राज के खिलाफ लड़ाई में हमारा प्रथम योगदान था। तो हमें इस बात की अत्यंत ही पीड़ा है। दूसरा आप उठा करके देख लीजिए तो बिहार की जो वर्तमान स्थिति है, जो परिस्थितियां बन गई है, उसमें कहां है बिहार? कराहता बिहार, रोता बिहार, पलायन करता बिहार। और आप बात कर रहे हैं कि अरे भाई 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 36, उसमें आप एक प्रदेश में तीसरे नंबर के दल यानी 33, 36 गुना 3, 108वें नंबर की पार्टी है, और आप पूरे देश में कर देंगे। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। लालचंद जी, अनुप्रिया जी, इनके बातों का तो जवाब दीजिएगा ही। एक सवाल मेरा भी है कि जिस तरह लगातार जहरीली शराब से वहां पर मौत हो रही है, अनुप्रिया जी, ये बहुत गंभीर बात है। और ऐसे में आपके जो महागठबंधन के दोनों भागीदार हैं, दोनों अपने वोट बैंक को लेकर बयान पर बयान या यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ये जहरीली शराब वाला मुद्दा ये गरीबों की जान ले रहा है। अनुप्रिया जी। जी लालचंद जी, हम बीजेपी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि उन्होंने स्वीकार लिया एक तरह से आपके मंच पे कि बिहार बीजेपी में कोई भी नेता उस काबिल नहीं है जिसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। क्योंकि उनको लगता है कि अगर बिहार में सुशासन अगर रह सकता है तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और उनके साथ चलेंगे तभी बिहार में हो सकता है। और इसीलिए बार बार ये हमारे साथ गठबंधन में रहे हैं। अगर कभी भी गठबंधन टूटा है तो हमने तोड़ा है। अगर और दूसरी बात, इन्होंने जो कहा कि तीसरे नंबर की पार्टी है हम, ठीक है, मानते हैं कि हमारे पास में विधायक दल का कम नेता है हमारे हैं, लेकिन फिर भी पूरे भाजपा के नेताओं को चिंता इसी बात का है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आने वाले चुनाव 2024 में उनकी क्या रणनीति होगी, वो किनके साथ होंगे। पूरे देश में चर्चा है और पूरे बीजेपी के खेमे में है। ठीक है, अनुप्रिया जी, इसी से जुड़ा एक सवाल पूछ लेता हूँ। एक बात है, सुधाकर जी की जो इन्होंने जो वकालत कर रहे हैं, जिनकी पार्टी ने उनसे सवाल पूछा है संविधान के हिसाब से कि आप पार्टी के लाइन पर चल नहीं रहे हैं। जो व्यक्ति अपने आप को किसान का नेता मानता है, जिसपे 420 का एफआईआर है, मैंने आपके पहले भी आपके डिबेट में मैंने कहा है, ठीक है, तो ये सब चीजें तेजस्वी जी के सामने रखनी चाहिए ना। ये सारी बातें तेजस्वी जी के सामने रखनी चाहिए। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था, इसीलिए उनपे कार्रवाई भी हो रही है। अनुप्रिया जी, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था कि इन्होंने जो बात रखी ना कि इन्होंने खून पसीने से नीतीश कुमार को खड़ा किया है बीजेपी ने, आपने इनकी बातों से सहमति जताई, तो आपकी सहमति इस बात से भी होगी। और आप कह रहे हैं जब भी गठबंधन तोड़ा आपने तोड़ा, तो सवाल ये बनता है कि जिन्होंने आपको खून पसीने से आपके नेता को खड़ा किया, आप बार बार उनको तोड़ क्यों देते हैं, उनसे रिश्ता तोड़ क्यों देते हैं? मुझे लगता है कि बीजेपी की बहुत बड़ी, अगर वो कहते हैं कि इनके खून पसीने की कमाई से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हुए, तो मुझे लगता है कि इनको अपने नेताओं में, अपने संगठन में विश्वास नहीं था, इसलिए वो मुख्यमंत्री जी के साथ में थे। और रहा कि भाजपा के माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों के आधार पे भाजपा का बिहार में जन्म हुआ है। और बिहार की राजनीतिक में देख लीजिए, भाजपा के सबसे, अनुप्रिया जी, मुझे वो घटना याद है जब नीतीश कुमार पहली बार 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। उस समय जेडीयू की सीटें बीजेपी से ठीक आधी सीटें हुआ करती थी। मैं सीटों की संख्या बता दूंगा, 34 सीटें जेडीयू की होती थी और 67 सीटें बीजेपी की। तो लालचंद जी, फिर आप भी बताइए ना कि ऐसी क्या मजबूरी थी इनकी? ये तो कह रहे हैं कि इन्होंने त्याग किया। ये हमारी बड़ा हृदय का परिणाम था। नहीं, बड़ा हृदय था, छोटे दल को, वो कह रहे हैं बड़ा हृदय देख करके बनाया। पार्टी से छोटे छोटे दल आए और हमने उनको बड़ा किया।
लेकिन वो तो ठीक है, छोटे मन आपके के लोग राष्ट्रीय थे, अध्यक्ष जी तो बिहार की राजनीति में, बिहार के मंच पे आके कहते हैं कि हम क्षेत्रीय पार्टी को नस्ताभूत कर देंगे, क्षेत्रीय पार्टी होनी नहीं चाहिए। कौन सा बड़ा दल, कौन सा बड़ा दिल की बात करे, जिस आप जिस समय की बात कर रहे हो। मैं आ रहा हूं, विनोद जी से एक टिप्पणी ले लेता हूं। दोनों प्रवक्ताओं को विनोद जी से एक टिप्पणी ले लेता हूं। हाँ विनोद जी, इन दोनों प्रवक्ताओं को ये पूछा जाना चाहिए कि जो ये बात अभी कह रहे हैं कि क्या बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उन्होंने नीतीश को गढ़ा, और ये मैडम जो प्रवक्ता कह रही हैं जेडीयू की, उन्होंने कहा कि ये उनकी मजबूरी थी, तो उनको सवाल के सामने में ये सवाल होना चाहिए कि दोनों का, बीजेपी का एनडीए की जो वहां पे पार्टी का गठबंधन था, उसका मकसद था जंगल राज के खिलाफ में। ये और वो जो जंगल राज था वो 15 साल के लालू यादव के जंगल राज को के लिए ही उनके सामने कॉमन प्लेटफॉर्म था इन दोनों। और बिहार को एक सुशासन देने की बात कही गई थी, इसका उद्देश्य ये था। अब सवाल ये है कि आज भी जब जेडीयू की तरफ से, आप ये देखिए परसों ही जो एक प्रेस रिलीज जारी हुई है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी उसको ये ऑन किया गया है कि उसमें कहा गया है, उसमें जो कंपैरिजन है नीतीश कुमार की उपलब्धि का, तो वो जंगल राज से ही कंपैरिजन करते हैं जी, बिल्कुल। बीजेपी रूल जो उनका टेन्योर है उससे वो कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां कंपैरिजन अभी भी नीतीश कुमार अपने उस बिहार के उस बुरे दौर का उस जंगल राज से करते हैं। तो इसका मतलब है कि वहां का जो अलायंस था वो जंगल राज के खिलाफ था, जिसकी नेतृत्व जो है नीतीश कुमार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कॉमन प्लेटफॉर्म था जो अब ये कॉमन प्लेटफॉर्म था। ये नहीं रहा। इनको ये जवाब देना चाहिए कि आज भी नीतीश कुमार जब ये कभी जाते हैं, अभी समाधान में अभी यात्रा में है, तो वो भी समाधान यात्रा में लोगों को यही याद दिलाते हैं कि क्या यही दौर था जहां आप लोग निकल पा रहे थे, महिलाएं रात में निकल पाती थी। तो ये जो है ये इनको पूछा जाना चाहिए कि क्या ये जंगल राज का जो उनका विनोद जी ने खत्म हो गया है। ठीक है, अनुज जी जल्दी से छोटी सी टिप्पणी, फिर धनंजय जी। 2015 का इलेक्शन हमें याद करना चाहिए, बिहार का महागठबंधन, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने गठबंधन किया था आरजेडी के साथ में, और पूर्ण बहुमत के साथ हम अब सत्ता बनाए थे। विनोद जी, आप तो नहीं तोड़ना चाहिए था, रहना चाहिए था फिर उधर। 22 को ठीक है, धनंजय जी से छोटी सी टिप्पणी, धनंजय जी। और मान लीजिए कि भाजपा के जो नेता यहाँ पे, उनमें भी क्षमता नहीं है। छोटी सी टिप्पणी धनंजय जी से ले लेते हैं। हाँ नीतीश जी के चरित्र का बखान हमारी बहन खुद ही कर रही है। वो अपने मन से जाते हैं, अपने मन से आते हैं, आने जाने का उनका सिस्टम पुराना है, इसी चरित्र के वो व्यक्ति ही तो हमारी बहन। इस बार लगता है फंस गए, इस बार लगता है फंस गए, इस बार नीतीश जी ज्यादा विवश नजर आ रहे हैं। इस बार पता नहीं आपकी तरफ आना चाहेंगे, और आप आना चाहेंगे तो आप लोग क्या करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आगे हम लोग बिहार की राजनीति पर और चर्चा करते रहेंगे। अनुज जी, आगे हम लोग और चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए। धनंजय जी आपका भी, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए और चर्चा में आप भागीदारी करने के लिए। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। आप देखते रहिए इस वक्त। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर, इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप डीडी न्यूज पर देख रहे हैं इस वक्त, और अब इस वक्त में हम रुख करने वाले हैं एक, इसे क्या कहें, दिलचस्प खबर कहिए या फिर एक विडंबना वाली खबर कहिए। 10 करोड़ का मोहल्ला क्लिनिक, 30 करोड़ का प्रचार। जी, ये पंजाब की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की ये बातें तो पहले हो चुकी हैं। मोहल्ला क्लिनिक में लागत कम और प्रचार ज्यादा, और दिल्ली की राह पर पंजाब की भगवंत मान की आप सरकार भी चल पड़ी है। तो पंजाब कांग्रेस ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि मोहल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट से 3 गुना पैसा तो विज्ञापन पर ही खर्च किया जा रहा है।
कांग्रेस नेता सुखपाल का दावा है कि दिल्ली मॉडल के नाम पर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को खत्म करके मोहल्ला क्लिनिक पर सरकार खर्च कर रही है। आरोप है कि मान सरकार के 400 नए मोहल्ला क्लिनिक के शुभारंभ से पहले पंजाब के स्वास्थ्य सचिव को हटा दिया गया। और ये क्यों हटाया गया? स्वास्थ्य सचिव ने 10 करोड़ रुपए के मोहल्ला क्लिनिक के प्रचार पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाने पर आपत्ति दर्ज की थी, उसी की सजा मिल गई उनको। मीडिया सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि कई राज्यों में पंजाब के मोहल्ला क्लिनिक के प्रचार के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च की योजना है और योजना पर मुहर न लगाने के कारण पंजाब के कई और अधिकारियों का भी तबादला कर दिया गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि दिल्ली मॉडल की तरह पंजाब में भी विज्ञापनों के जरिए ही छवि बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन राज्य सरकार का भी कुछ तर्क है, उसे भी सुन लीजिए। कह रहे हैं कि दूसरे राज्य भी तो अपने विज्ञापन पंजाब में प्रकाशित करते हैं, तो फिर पंजाब वाले क्यों न करें। लेकिन सवाल यह भी है कि 3 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है पंजाब, कई चुनौतियां हैं और ऐसे में विज्ञापनों पर यह भारी भरकम खर्च कितना जायज़ है। अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में क्या कुछ कहा है, पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस खबर पर चर्चा करेंगे। अमित मालवीय ने लिखा है कि सरकार ने 10 करोड़ रुपए आम आदमी क्लिनिक के लिए प्रचार के लिए खर्च के लिए रखा है। 10 करोड़ के मोहल्ला क्लिनिक पर 30 करोड़, बहुत ही मिलता जुलता दिल्ली के ढर्रे से, यानी दिल्ली के ढर्रे पर चल पड़ा है पंजाब। विनोद मिश्र हमारे सलाहकार संपादक इस खबर पर भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि बहुत ही पैनी नज़र रखते हैं ऐसी खबरों पर। विनोद जी, ये बताइए कि दिल्ली की राह चला पंजाब, मतलब क्या कहें इसको? आप इस खबर को चर्चा करते हुए हंस सकते हैं, विडंबना जाहिर कर सकते हैं कि 10 करोड़ का मोहल्ला क्लिनिक है और 30 करोड़ और अब तो 50 करोड़ की भी बात आ गई कि 50 करोड़ रुपए तो उसके प्रचार पर खर्च होंगे। क्या इसी वजह से वहां के अधिकारियों को सजा दी जा रही है? विनोद जी। लाल जी, सबसे दुखद स्थिति तो ये है कि जो परसेप्शन की जो राजनीति की बात आप कह रहे हैं, उसकी बात देखिए कि ये कैसी विडंबना है। जो आप अपनी रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो आपने कहा था इस खबर को लेके कि जो सियासत बदलने आए थे, जो सियासत में जो देश की स्थिति में जो सियासत चल रही थी उसको बदलने के नाम पे ये आंदोलन हुआ था, अन्ना आंदोलन, आपको याद होगा। और वो सियासत बदलने वाले लोग जो हैं वो किस तरह से अपने को सिर्फ टेलीविज़न के प्रचार और प्रिंट के प्रचार तक अपने को केंद्रित करके सिर्फ इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज पे लग गए हैं। अब आप देखिए कि उस पंजाब में हो क्या रहा है। इस पंजाब में आप देखिए कि अभी जो भगवंत मान का पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि जो कमर्शियल चल रहा है टेलीविजन पे, वो 400 नए मोहल्ला क्लिनिक को लेके है कि 400 नए मोहल्ला क्लिनिक आएगा और वो एक तरह से उसको बता रहे हैं कि ये स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे एक रिवॉल्यूशन होने वाला है। अच्छा। अब उसमें बजट जो है उसका 10 करोड़ है, लेकिन उसके बजट में 10 करोड़ और 30 करोड़ उसके पब्लिसिटी पे खर्च हुआ है। यही बात वहां के स्वास्थ्य सचिव ने उठाया था कि ये जस्टिफाई हम नहीं कर सकते हैं कि 10 करोड़ के जो बजट है जिस प्रोजेक्ट में, उस पे हम 30 करोड़ के पब्लिसिटी पे कैसे खर्च करेंगे। तो इसको लेके उनका ट्रांसफर हुआ, जो शर्मा है स्वास्थ्य सचिव, उनका ट्रांसफर हुआ। उसके बाद जो स्थिति है कि पिछले आप 4 दिन में देखिए कम से कम 6 से 7 बड़े अफसर जो है उनको तबादला कर दिया गया है। उनका ये है कि अब उनका ये था कि इसी मोहल्ला क्लिनिक और जो एक्सेलेंस स्कूल का जो उनका अपना एक दावा है उनके केजरीवाल की तरह जो वो शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, उनको उन्होंने कम से कम 10 ऐसे दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत के राज्यों में पब्लिसिटी के लिए उनको कैंपेन शुरू करना था, जिसका बजट उन्होंने 50 करोड़ दिया था। तो इस पे कुछ अधिकारियों ने, चाहे वो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के हों और बाकी अधिकारियों ने जो उसके डिपार्टमेंट के कंसर्न का था, उसने इस पे सवाल उठाया कि हम इतने बड़े कमर्शियल को लेके इतना खर्च करने का बजट हम इस पे नहीं डाल सकते हैं। तो उन लोगों को उसके रास्ते से उनको लगा कि ये रास्ते में ये काटा है, उनको हटा दिया गया क्योंकि उनको पब्लिसिटी चाहिए। तो अब ये सवाल तो वहां के अपोजिशन के लोग कर रहे हैं कि पंजाब जो है, आप देखिए जो आप अपनी रिपोर्ट में भी पढ़ रहा था अभी आपने कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा का पंजाब पे कर्ज है और उस स्टेट में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके और कई ऐसी समस्याएं हैं जिसपे काम अभी होना बाकी है जी। और उसके बदले अगर आप इस सब चीजों को लेके एक परसेप्शन बनाने के लिए मोहल्ला क्लिनिक या 1-2 स्कूल की रंग पुताई करके
लिए आप एजुकेशन मॉडल बताने की बात कर रहे हैं, और उस पर इतने लंबे जो आपका बजट है 50 करोड़ का, आप उसकी पब्लिसिटी पे खर्च कर रहे हैं। तो क्या ये टैक्स पेयर का पैसा किसी व्यक्ति की पब्लिसिटी के लिए होनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल तो बड़ा सवाल। बिल्कुल। एक सवाल आपने पूछा कि जो राजनीति को बदलने के लिए आए थे वो उनसे जो उम्मीदें थीं और जो वो कर रहे हैं, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा और मुझे लगता है कि आप सहमत होंगे कि जो बातें ये कह करके राजनीति बदलने की बात कहकर आए थे उससे तो उतनी दूर चले गए हैं कि अब उस बंधन में बांधना भी ठीक नहीं लगता, बल्कि अब तो ये लगता है कि आप दूसरों से तुलना कीजिए कि जो दूसरे राजनीतिक दल और दूसरी सरकारें हैं उसकी तुलना में भी आप कितना फिजूल खर्ची और कितना मिसमैनेजमेंट और किस तरह का गवर्नेंस दे रहे हैं। अब तो तुलना ये है। लाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। और आप ये देखिए कि जब प्राइम मिनिस्टर कई बार मोदी जी इस चीज़ों को अपने जनसभाओं में और कई बार चर्चाओं में ला चुके हैं कि ये शॉर्टकट की जो सियासत है, वो सियासत जो कितना नुकसानदायक होने वाला है इस देश के लिए, कि आपने सिर्फ ही अपनी शॉर्टकट की सियासत जो है वो किसी न किसी रूप से सत्ता के लिए किया है, उसमें कोई राजनीति के बदलने का कोई आपका ऐसा रहा नहीं है उसमें ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल। तो इसी शॉर्टकट की सियासत के लिए आपका पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन भी होता है फ्रीबी पे। अब उस फ्रीबी की हालत देखिए कि अब जहां जहां केजरीवाल की पार्टी की तरफ से उन्होंने जो आश्वासन दिया लोगों को 300 यूनिट बिजली, आपने आश्वासन दिया कि 1500 महिलाओं को जो है हर महीने का उनको जो स्टाइपेंड, तो इन सब चीज़ों को लेके हुआ क्या कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को भी ये लगने लगा है कि शायद वोट कैचिंग के लिए ये सबसे बड़ा आसान जरिया है। बिल्कुल। तो आप देखिए कि हिमाचल में जितनी भी आप देखिए कि कांग्रेस की तरफ से ये किया गया था आश्वासन, चाहे वो ओएसपी के मामला हो, ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला हो, या आप देखिए कि फ्री बिजली का मामला हो, या आप देखिए कि 1500 रुपये पर महिलाओं को देने का मामला हो, ये सारी चीजें केजरीवाल की ही तरफ से ये उठाया गया था मुद्दा जो पंजाब में उन्होंने किया। लेकिन पंजाब में लोग अभी भी नहीं पाए, अभी भी कोई महिलाओं को जो 1500 का उनका 1000 रुपए देने की गारंटी थी, 7 गारंटी में से उसमें गारंटी नहीं पूरी हुई। उनकी एक गारंटी जीरो बजट का जो है उसका आप देखिए बिजली का जो 97% पंजाब में कंज्यूमर फ्री भी में आ गए हैं। तो ये जो लगातार इकोनॉमी पे जो बोझ पड़ रहा है, पंजाब के पावर कॉर्पोरेशन पे इतना बोझ पड़ रहा है, इसका कोई उपाय उनके सामने में नहीं है जी। अब इसके बदले में अगर आप इस सारे बजट को पब्लिसिटी में लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक बड़ी चिंता की बात है, और यही अपोजिशन में सारे लोग उठा रहे हैं। चाहे अमित मालवीय के आपने ट्वीट देखा या आप पंजाब के कांग्रेस की तरफ से देखिए, यही बात तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पूछ रहे हैं कि उनके समय की जो योजनाएं थी, जो योजनाओं को लेकर आशीर्वाद योजना का जिक्र किया है उन्होंने आज, और उन्होंने कहा कि हम 50,000 रुपया एक तरफ से एक मुश्त उसके गरीबों को मदद करते थे। आपने सारी योजनाओं को बंद कर दिया, और ये सारे इलेक्शन के स्लोगन के रूप में आप उसको दूसरे स्टेट में भी प्रचारित कर रहे हैं। जी जी, ये आशंका बिल्कुल विपक्ष की सही साबित हो रही है कि दिल्ली की राह पे पंजाब चल रहा है, अरविंद केजरीवाल के रास्ते पे को भगवंत मान जा रहे हैं, और विज्ञापन मामले में भी यही लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए विनोद जी और चर्चा करने के लिए। इसी के साथ वक्त आ गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो करेंगे आज एक और बड़ी खबर पर चर्चा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर, इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ और चावल दोनों का बहुत संबंध है, और चावल बड़ा मुद्दा बनता है वहां के चुनावों में। तो क्या एक बार फिर से बनता हुआ दिख रहा है? छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही चावल बनता जा रहा है फिर से एक बड़ा मुद्दा। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह दावा है कि 100 मिलियन मीट्रिक टन धान खरीदकर छत्तीसगढ़ ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। तो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि असली चावल वाले तो वही हैं जिन्होंने धान की खरीद में रिकॉर्ड बनाया था।
यानी क्रेडिट वो ले रहे हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भी। छत्तीसगढ़ पहले से भी करता रहा है धान की बम्पर खरीद। राज्य को कहा जाता है धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ की पहचान ही यही है। 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद पर रहे डॉक्टर रमन सिंह थे चाउर वाले बाबा के नाम से लोगों में मशहूर रहे हैं 15 साल तक। एफसीआई ने 90 मिलियन मीट्रिक टन धान केंद्रीय योजना से खरीदने का दावा किया है। तो सवाल फिर ये बनता है कि जब एफसीआई ने, केंद्रीय एजेंसी ने खरीदा है, तो सीएम भूपेश बघेल अपनी सरकार के लिए क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? ये बड़ा सवाल बन रहा है। क्या पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के चावल वाले मुद्दे पर लौट रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी? और क्या ये इसलिए लौटना पड़ रहा है? क्या कांग्रेस अपने वादे और दावे को पूरा नहीं कर पाई, इसीलिए ये सहारा लेना पड़ रहा है धान चावल के मुद्दे का भूपेश बघेल को? क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आने वाले विधानसभा चुनाव में चावल का सहारा लेने का मन बना चुके हैं क्या? और हमारे साथ इस खबर पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। सबसे पहले ये बताइए मनोज जी, सबसे पहले ये बताइए कि आखिर जो भूपेश चावल वाले बाबा के नाम से रमन सिंह मशहूर थे और उनकी इस छवि के खिलाफ चुनाव लड़ करके जीत करके बड़ी बम्पर जीत के साथ भूपेश बघेल आए, लेकिन अब लगता है वो भी उसी चावल की शरण में जा रहे हैं क्या? और क्या विधानसभा चुनाव में वो भी चाउर वाला बाबा बनने की कोशिश करेंगे मनोज? जैसा कि आपने पहले बताया कि राज्य सरकार ने एक नवंबर से इस चावल धान खरीदी की शुरुआत की थी। अभी तक के आंकड़े जो बताते हैं कि राज्य सरकार ने जो आंकड़े जारी किए उसे बताया कि 1 करोड़ मीट्रिक टन से ज्यादा चावल राज्य सरकार ने खरीदा है। और इसमें और दूसरी बात यह भी है कि जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए या सरकार द्वारा जारी किए, उसमें से जो केंद्रीय पूल होता है भारत सरकार का, केंद्रीय पूल में राज्य सरकार ने अभी तक 52 लाख मीट्रिक टन का अपना योगदान दिया है। तो आने वाले दिन में ये चावल का जो एक मुद्दा है उसी तरफ लौटते हुए एक संकेत हमें इस समय हम दे सकते हैं कि चावल वाले बाबा के इस चावल जो खरीदी की है राज्य सरकार ने, तो उससे हमें एक संकेत जरूर मिल सकते हैं कि आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा हो सकता है। अभी 31 जनवरी तक राज्य सरकार का एक लक्ष्य रखा है कि 110 लाख मीट्रिक टन चावल राज्य सरकार इस साल खरीदेंगी, जो पिछले साल से कई गुना ज्यादा है। ठीक है, ये बात तो है कि मतलब चावल की खरीद हुई है, लेकिन ये बताइए कि जो कि ये जो जिस तरह से कि रमन सिंह ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है कि भाई जो रिकॉर्ड खरीद है वो उनके समय में भी हुआ करता था, और छत्तीसगढ़ हम जानते हैं धान का कटोरा भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, तो ऐसे में आखिर भूपेश बघेल को इस मुद्दे को उछालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या जो इस साल के आखिर में वहां पर विधानसभा चुनाव होना है उसमें वो भी कुछ चावल बांटने वाले या चावल देने वाले की तरह से कुछ ला सकते हैं योजना? क्या ऐसा कुछ संकेत दिया है राज्य सरकार ने या कांग्रेस ने? अभी एक साल से कम समय राज्य में विधानसभा के लिए रह चुका है। दिसंबर तक शायद चुनाव हो, तो ये जो चावल का जो मुद्दा है, तो ये एक हल्का सा संकेत हम कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसको भूपेश बघेल इसको एक मुद्दा बना सकता है कि हमने कितना बड़ा चावल इस बार खरीद किया और किसानों को कितना लाभ दिया गया है। क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य जो है धान का कटोरा कहा जाता है, तो आने वाले समय में अभी ये मुद्दा बनता है कि नहीं, ये कितना, ये तो हमें इलेक्शन के समय चुनाव जब आएंगे उसी समय हम बता सकते हैं, कहा जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे शायद भूपेश बघेल जी इस चावल के मुद्दे को भी एक राजनीतिक मुद्दा आने वाले समय में बनाने का संकेत इसी से हमें साफ तौर पर मिलता है। लेकिन सवाल यह भी है कि जिस तरह से केंद्र सरकार लोगों को पहले से ही मुफ्त अनाज दे रही है, पीएम की तरफ से गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, ऐसे में पता नहीं ये कोशिश कितनी कामयाब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और अब वक्त आ गया है देश हित का।
और देश हित में आज कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। आज देश पराक्रम दिवस मना रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर उनको शत शत नमन। तो आपको छोड़ जाता हूं कुछ तस्वीरों के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर हम में हौसला है तो हम आपदा को भी अवसर में बदल सकते हैं। यही संदेश नेताजी ने हमें आजादी की लड़ाई के दौरान दिया था। नेताजी कहते थे, कभी भी स्वतंत्र भारत के सपने का विश्वास मत खोना। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को झकझोर सके। नेताजी सुभाष कुछ ठान लेते थे तो फिर उन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती। हमें नेताजी सुभाष की कैन डू, विल डू स्पिरिट से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़े।